बस आपके सामने आ गया जी स्पेसिमेन पेपर 2023। तो मैं इसे पढ़ता हूँ ताकि हम फिर देखें भी सवालों को, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि पेपर 2 जो है वो होता है आपका 2 आवर्स का। मतलब अब जो नया पैटर्न है, पहले 1 आवर 30 मिनट्स का होता था, अब उन्होंने कितना कर दिया जी, 2 आवर्स का पेपर। 2 आवर्स के पेपर का मतलब है कि आपके पास 120 मिनट्स है। अच्छा, और सवाल आपको कितने करने हैं? सवाल आपको करने हैं 3। एक सेक्शन ए में से, इनफैक्ट सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, और 2 में से आपको एक करना होता है। और वो उसी तरह होता है 8 और 12 की रेशो में। 20 नंबर का सवाल आपको एक अटेम्प्ट करना है ना, 8 और 12 के पार्ट में। अच्छा, फिर इसी तरह सेक्शन जो सी होता है उसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं और एक ही करना होता है, और वो भी 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, दो 8 और 12 की रेशो से, और वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। तो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 20-20 नंबर के। सेक्शन ए में भी 20 नंबर का क्वेश्चन करना है, बी में भी और सी में भी। तो ये हो गए टोटल कितने मार्क्स? 60। इसका मतलब है कि आपके पास 60 मार्क्स को करने के लिए 120 मिनट्स हैं। यानी कि आसान लफ्जों में आपके पास 1 मार्क के लिए 2 मिनट है। तो टाइम को मैनेज सही से करना है आपने, कि 1 मार्क के लिए 2 मिनट है, यानी कि आपको एक सवाल, वो किसी भी सेक्शन का हो, ए है, बी है, सी है, वो आपको आधे घंटे में क्या कह रहे हैं, 40 मिनट में कर लेने हैं, ताकि आपको टाइम की प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखते रहना कि एक सवाल हो गया 40 मिनट। अच्छा, सेक्शन ए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 40 मिनट, तो उसमें 5 मिनट तो आप लगा लेना अपना, ये जो आपका सोर्स मटेरियल होता है, ये वाला, ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया होता है, तो 5 मिनट इसमें भी लग ही जाएंगे, या कम भी लग सकते हैं, इतना बड़ा नहीं होता। बहरहाल फिर भी आपने 40 मिनट ही देने हैं, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। तो पर क्वेश्चन 40 मिनट्स आपके पास है, और इस तरह आप अगर मैनेज करेंगे तो कभी भी आपका पेपर डिले नहीं होगा। अगर खाली टाइम को देखते रहेंगे, अच्छा अभी तो घंटा पड़ा है और अभी तो आधा घंटा पड़ा है, तो मामला नहीं चलेगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आपको ये पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन 1 है, तो ये कंपलसरी होता है, करना ही होता है। वियतनाम्स इकोनॉमिक मिरेकल, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो 30 years ago, वियतनाम was one of the poorest countries in Southeast Asia. Okay. Since then, its real GDP has increased rapidly. Okay. A series of economic and political reforms has been responsible for its so-called economic miracle. यानी कि इकोनॉमिक मिरेकल ये हो गया कि वो तो गरीब तरीन मुल्कों में से था, साउथ ईस्ट एशिया के। तो 2 चीजें की हैं उन्होंने, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए। अच्छा, वो क्या है आप देखते हैं। अच्छा, वियतनाम हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो उनके दरमियान प्रोटेक्शनिज्म आ गया, यानी कि ट्रेड बैरियर आ गए, उनके दरमियान ट्रेड नहीं हो रही। तो अब वियतनाम ने यहाँ से फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल, Vietnam has increased production of goods that are substitutes to those made in China to such an extent that Vietnam is popularly referred to as China plus one। यानी कि उन्होंने जब ये देखा कि चाइना के प्रोडक्ट अब अमेरिका नहीं जा रहे, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म लग गया है, वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने वही प्रोडक्ट खुद बनाना शुरू कर दिए जो चाइना बनाता था, ताकि वो लेटर ऑन अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सके। और उसको ये लेबल लगा दिया गया वियतनाम को कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इनका स्टैंडर्ड चाइना वाला है, तो चाइना प्लस वन का नाम दे दिया इसको, ठीक है। अच्छा, इन रिकग्निशन ऑफ इट्स सिमिलर कंपैरेटिव एडवांटेज टू चाइना, यानी कि जो चाइना को कंपैरेटिव एडवांटेज था, वही कंपैरेटिव एडवांटेज वियतनाम को भी हासिल था। यानी कि वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी उन प्रोडक्ट्स को बनाने की कम थी, जिस तरह चाइना की कम थी, अमेरिका की ज्यादा होगी ना, तो इसलिए अब अमेरिका वियतनाम से ले सकता है। तो एक ये बड़ी वजह नजर आ रही है कि जो इकोनॉमिक मिरेकल जिसे बोल रहे हैं, या वो निकल आया पॉवर्टी से वियतनाम। अच्छा, राइजिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ओनली वन रीजन फॉर वियतनाम स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोर्स शुरू हुई वहां पर, और एक जो बड़ा रीजन था वो था एक्सपोर्ट रेवेन्यू राइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, और अगर ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं यानी कि बाहर ज्यादा डिमांड है,
तो फिर आपके लोकल प्रोड्यूसर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा बनाएंगे। यही है ना। आपके मुल्क में डिमांड नहीं है, कोई बात नहीं, आपका मुल्क गरीब है, आपके लोग गरीब हैं, भाई बाहर के लोग तो डिमांड कर रहे हैं ना, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ऑफ कोर्स। तो उससे क्या होगा, आउटपुट भी ज्यादा बनेगी और जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उससे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। इस तरह ही है ना। तो अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई। अच्छा, एक रीजन दिया हुआ है, एक रीजन। अच्छा, उसके अलावा दूसरा रीजन क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? विद अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, वियतनाम में बढ़ रही थी, वियतनाम हैज इन्वेस्टेड हेविली इन इट्स ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग चीप एक्सेस टू द इंटरनेट। अच्छा, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरा काम क्या किया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि उन्होंने ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्ट किया बहुत ज्यादा। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्किल्ड लेबर, नॉलेजेबल लेबर, ठीक है। और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो एजुकेशन पे हो सकता है काम उन्होंने किया हो, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है वर्कफोर्स, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे आप। फिर सर जो फिजिकल आपका ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल है, सर जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो आपका सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल पे अगर खर्चा कर रहे हैं आप एजुकेशन पे, तो वो इसी में आ रहा है, सप्लाई साइड पॉलिसी में आ रहा है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा फिजिकल कैपिटल है, तो फिजिकल कैपिटल से मुराद है क्या, कि आपने सर कैपिटल गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैवी मशीनरीज वगैरह हो गई। हाँ जी, यानी कि इंटरनेट भी उसी में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी में आ रहा है, तो ये कैपिटल गुड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को तेज करती हैं, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, उसके अलावा मशीनरी इक्विपमेंट भी आ जाती है, वो उन्होंने लिखा नहीं हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं। ये दो रीजन हो गए, ठीक है। एक रीजन जो है वो हमें यहाँ मिला इकोनॉमिक ग्रोथ का, दूसरा रीजन हमें यहाँ मिल गया। अब आ गया तीसरा रीजन। अच्छा, अ थर्ड रीजन फॉर दिस सक्सेस इज हाउ वियतनाम हैज मूव्ड टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, टुवर्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन। अच्छा, अब ये एक और पॉइंट आ गया कि ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होती है भला? इसका सर मतलब है, जिसमें आप जो टैरिफ्स और कोटास वगैरह वो हटा देते हैं। वेरी गुड, यानी कि फ्री ट्रेड की तरफ चला गया वियतनाम। अच्छा, तो लिखा है थर्ड रीजन फॉर दिस सक्सेस, कौन सी सक्सेस? इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, इज हाउ वियतनाम हैज मूव टुवर्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन। जारी बात है, आप अगर ट्रेड लिबरलाइजेशन इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे कंट्रीज भी करेंगे, और आपकी फिर ट्रेड बढ़ेगी और आप एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर पाएंगे, तो प्रोड्यूस भी ज्यादा करेंगे। अच्छा, दिस इज shown through its free trade agreement, वही जो अभी अभी हमने बात की है, with the US and its membership of organizations of countries that have agreed to trade freely with each other। यानी कि यूएस के साथ फ्री ट्रेड की, और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उन कंट्रीज को मेंबर बनाती हैं जो कि फ्री ट्रेड को फेवर करती हैं। और उसमें क्या है, जैसे एशियन एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक टीपीपी है। तो अब ये ना, ये एशियन जो है, साउथ एशियन, इसमें आपके क्या कहते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, ये कंबोडिया, ये ना इस तरह के मुल्क आते हैं एशियन, साउथ एशिया में। अगर आप मैप में देखें तो नजर आएगा ये, इनके दरमियान ट्रेड फ्री, उन्होंने ये ट्रेड लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप टीपीपी पे चले जाएं तो उसमें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी आते हैं, जिस तरह कनाडा को ले लें, जापान है, न्यूजीलैंड है, और इसमें वियतनाम भी है। यानी कि वियतनाम एशियन में भी शामिल हो गया, ठीक है, और टीपीपी के अंदर भी शामिल हो गया साथ में। अच्छा, तो इन दोनों में शामिल हुआ। अच्छा, फिर दीज, तो अब वो ट्रेड करेंगे ना, वो इससे भी चीजें लेंगे। दीज इनिशिएटिव इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एंड अदर टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर वियतनाम टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। ये हमने कहा है, इसका जब टैरिफ हटा दिए, यही किया ना उन्होंने, तो फिर प्रोटेक्शन हट गई, तो पोटेंशियल बढ़ गया। अब वियतनाम जो है इन सारे कंट्रीज को, जो एशियन में शामिल है और जो टीपीपी में शामिल है, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो उसको कोई, उसकी कॉस्ट कम है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट है प्रोड्यूस करने में, तो बाहर के मुल्कों में इन मेंबर कंट्रीज में इसकी डिमांड होगी वियतनाम की, और हुई। ये तीन चीजें। अच्छा, तो तीन चीजें हमने देख ली। एक, चाइना और यूएस के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट रहा, प्रोटेक्शन पॉलिसी लग गई। नंबर टू, इन्होंने जो हैवीली स्पेंड किया ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल के ऊपर। और नंबर थ्री, कि इन्होंने जो ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी इस्तेमाल करके ट्रेड फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया या मेंबर बन गए। अच्छा, आगे चलते हैं। नेवरदलेस नेवरदलेस देयर आर पॉसिबल डेंजर्स इन दिस स्ट्रेटजी, मतलब फायदे तो देख लिए, लेकिन इसमें खतरात भी हैं क्या? वियतनाम इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स
which in 2017 were over 90% of GDP। अच्छा, अब इसके मतलब एक्सपोर्ट्स तो उनकी बहुत बड़ी है। ओके, अच्छी बात तो है ये, लेकिन खतरा क्या है? खतरा ये है कि 90% जो, यानी कि जो जीडीपी वो उनके मुल्क में बनता है या बनता था 2017 में, उसका 90% वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है आपका दूसरे कंट्री पे बहुत हैवी रिलायंस हो गया। आप हैवीली रिलाय कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज पे, यानी कि अगर कल को दूसरे कंट्री से आपके ताल्लुकात खराब हो गए या वहां पर रिसेशन आ गया या उन्होंने आपसे लेना बंद कर दिया, तो आपके तो जो जीडीपी है वो फिर उसको क्या करेंगे आप? क्योंकि आप तो जीडीपी बना रहे हैं, 90% बाहर भेज रहे हैं, और आपके मुल्क में तो लोग लेने वाले नहीं है इतने, फर्ज किया। तो ये बहुत हैवीली डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाएगी ऑन अदर कंट्रीज। तो ये एक बहुत डेंजरस बात बता रहे हैं। अच्छा, दिस रिलायंस पुट्स वियतनाम एट रिस्क फ्रॉम डाउन टर्न इन द ग्लोबल इकोनॉमी। यही कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, डाउन टर्न मतलब रिसेशन आ जाए, तो ये तो 90% एक्सपोर्ट करते हैं, तो किसको एक्सपोर्ट करेंगे फिर? प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, एंड इन द इकोनॉमीज ऑफ इट्स मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स, यानी कि उनके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो एशियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी टीपीपी फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो वो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हुए ना, यानी कि वियतनाम के, तो उनमें अगर रिसेशन आ जाए तो तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अब जीडीपी कहाँ पर बेचते फिरेंगे फिर? अच्छा, even more worrying is the repeated threat from the US that it may put import tariffs on manufactured goods from Vietnam। ये एक और चीज आ गई कि अब यूएस को काफी चीजें ये बेच रही थी चाइना की जगह पे, ठीक है ना? तो अब यूएस ने कहा वहां पे और टैरिफ लगाएंगे। तो ये बड़ा थ्रेट है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर अगर टैरिफ ज्यादा लगेगा तो महंगी हो जाएंगी, तो फिर यूएस जो बहुत ज्यादा चीजें डिमांड करता है, वियतनाम से लेता है, वो नहीं ले वहां के लोग नहीं लेंगे, तो ये बड़ा सेटबैक हो जाएगा इनके लिए। और चूंकि ये रिलाय एक्सपोर्ट्स पे कर रहे हैं, लोकल लोग तो इनकी चीजें इतनी ले ही नहीं रहे, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस में भी जा सकता है वियतनाम, ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी, वियतनाम बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रियल जीडीपी ग्रोथ। दो चीजें हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको हमने वैसे पढ़ा हुआ है कि करंट अकाउंट, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था, तो चार चीजें आती हैं, गुड्स की, सर्विसेज की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। तो प्राइमरी सेकेंडरी इनकम की वो बात नहीं कर रहे, वो कह रही थी हमने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के नेट वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि 2019 में सबसे ज्यादा डेफिसिट नजर आ रहा है, सॉरी 2009 में वियतनाम का डेफिसिट बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते जाते हैं, उनका डेफिसिट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें ट्रेंड तो नजर आ रहा है, ठीक है। 177, माइनस 114, फिर प्लस में चला गया, फिर प्लस 77 थोड़ा कम हुआ, फिर 128 पे चला गया, ज्यादा हो गया, प्लस 33 फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, प्लस 115 पे चला गया, फिर प्लस 140 पे चला गया। यानी कि ओवरऑल देखें तो डेफिसिट से सरप्लस हुआ है, उसके बाद सरप्लस रहा है। हाँ, सरप्लस थोड़ा कम जरूर हुआ है दो जगह पर, एक 2013 में कम हुआ है और एक 2015 में कम हुआ है, लेकिन रहा सरप्लस ही है, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो फाइनली जो 2017 को अगर देखें तो सरप्लस सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अगर देखें तो सरप्लस जो है वो मैक्स है, मैक्सिमम सरप्लस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मैंने कहा इंटरप्रिटेशन पहले ही कर लें, इसमें सवाल तो होगा ही, सारी बात है, हमें तो नहीं दिया हुआ ना उन्होंने। अच्छा, और अगर यहाँ पे इसको मैं, ये सरप्लस है मैक्सिमम, और अगर आप स्टार्ट में देखो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा मैक्सिमम डेफिसिट, ऐसे ही है ना जी। तो ओवरऑल तो इम्प्रूव हुआ है, अच्छा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं रियल जीडीपी ग्रोथ को ले लूं, ये भी पढ़ा हुआ हमने, तो 5.4 से शुरू हुआ है, और 5.4 आप देख लो ये सबसे कम है। उसके बाद 6.4 हुआ, बढ़ गया, 6.2 पे थोड़ी ग्रोथ कम हुई। ये जीडीपी नहीं कम हो रहा, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है, याद रखिएगा। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन स्लो रेट से, तो ग्रोथ बढ़ी। 2011 में 6.2 पे कम हो गई, 2012 में और कम हो गई, 2013 में फिर बढ़ गई, 2014 में और बढ़ी, 15 में और बढ़ गई, 2016 में फिर थोड़ी कम हुई, और 2017 में फिर बढ़ी, और 2018 में भी बढ़ गई। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 2009 में सबसे कम थी आपकी जीडीपी ग्रोथ, यानी कि ये लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, लोएस्ट ग्रोथ। एक सर फिर से 2000 जो, सर 2012 की ग्रोथ सबसे लोएस्ट है अच्छा, सर।
हाँ सॉरी, मैंने हाँ 12 की है। तो आप सेकंड लोएस्ट कह रहे हैं, चलो मैं लिखता हूँ, ये सेकंड लोएस्ट आप ले लें ग्रोथ। और सबसे लोएस्ट जो है वो 2012 की है, बिल्कुल सही, ये लोएस्ट है। और अगर हम देखें तो फाइनली जो 7.1 आ रही है वो हमें सबसे ज्यादा नजर आ रही है। या अगर आप 7.1 को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो आगे एनए लिखा है, एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल अभी, तो हम 6.8 को ही ले लेते हैं कि जिस वक्त आपका सरप्लस सबसे ज्यादा है, आपकी जो ग्रोथ है वो भी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट ग्रोथ। तो कोई ना कोई लिंक तो बन रहा है ना। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, हमने इसको इंटरप्रेट कर लिया और ये करना भी पड़ेगा आपको क्योंकि सवाल इस पे लाजमी आएगा। अच्छा, अब चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल आ गया, यूजिंग द टेबल, यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, compare Vietnam's balance of trade in goods and services between 2009 and 2011 with that from 2015 to 2017। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि क्या हो रहा है, जरा देख। दो तो नंबर है सारे, ठीक है। तो अब दो नंबर कैसे लेने हैं, देख पहले 2009 से 2011 में देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या हो रहा है। 2009 से 11, हाँ 2009 से 11 में देखो क्या हो रहा है जी। अगर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है वो डेफिसिट है, एक बात, ठीक है, डेफिसिट है, लेकिन डेफिसिट कम होता जा रहा है, राइट। ये हमें नजर आ रहा है, -188 से वो -114 पे चला गया, ठीक है। तो ये यानी हमें कि नंबर, इम्प्रूव हो रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या चीज। इम्प्रूव हो रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड हाँ, इन तो आप ये कहो गुड्स। ना डेफिसिट कहाँ इंप्रूव हो रहा है, और ये कहो कि डेफिसिट कम होता जा रहा है, तो आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, हम देखें जो उसने कहा है 2011 से 2000 क्या कहा है उसने, 15 से 17, ठीक है। तो 15 से 17 को देखो जरा आप, तो उसमें आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है वो है सरप्लस थ्रू आउट, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी सरप्लस है, और सरप्लस बढ़ता जा रहा है। और जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, पर्टिकुलरली 2015 से 16 के दरमियान 33 से 115 पे चला गया। और यही आपने बता देना है, दैट इज इट। आपको दो नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन खाली अगर आप ये कहोगे कि 2009 से 11 तक डेफिसिट था और 2015 से 17 तक सरप्लस था, तो एक ही नंबर मिलेगा। जब तक ये नहीं बताओगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब उसमें डेफिसिट कम हो रहा है, इसमें सरप्लस भी बढ़ता जा रहा है, ये बताना है। अच्छा, आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप यू वुड एक्सपेक्ट बिटवीन द एनुअल चेंज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द एनुअल चेंज इन रियल जीडीपी ग्रोथ। अब आप गौर करो, तो इसमें उन्होंने कोई नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सट्रैक्ट को रेफर करें, उन्होंने एक जनरल बात की है, ठीक है। आप ऊपर देखो पार्ट ए में लिखा हुआ है यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.1, तो हम एक्सट्रैक्ट को हमने रेफर किया। अब जब आपको क्वेश्चन में सेक्शन ए में ना कहा जाए, तो आपने भी नहीं करना ना। बी पार्ट 1 के अंदर वो कह रहा है सिंपली बताएं कि आपको क्या समझ आती है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रियल जीडीपी, जो चेंज इन रियल जीडीपी ग्रोथ है और जो चेंज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है, इनके दौरान रिलेशनशिप क्या होता है। तो आसान लफ्जों में क्या रिलेशन होगा, पॉजिटिव। कैसे, कि भाई अगर आपका जो क्या कहते हैं, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है वो अगर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, जैसे डेफिसिट कम हो रहा है और सरप्लस ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल तो इंप्रूव ही हो रहा है। अगर देखा जाए तो हम ये भी कहते हैं ना, ओवरऑल इंप्रूव हुआ है, जो हमने ऊपर बात की, पर उसकी हमने बात नहीं करनी। हम जनरली बात कर रहे हैं कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव हो रहा है, उसने एनुअल चेंज की बात की है ना, तो चेंज हम कह रहे हैं इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है रियल जीडीपी ग्रोथ भी बड़े ज्यादा होगी उसकी वजह। अच्छा, ये हम जब लिखेंगे ना हमें एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम रीजन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन का वर्ड है, हमें दूसरा नंबर नहीं मिलने वाला। ये तो हमने क्या दिया, पॉजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के बढ़ने से या इंप्रूव होने से जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो भी इंप्रूव होगी या बढ़ेगी। उसका रीजन क्या है, रीजन है कि भाई ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस अगर बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ बढ़ने से रही है। इससे एग्री की डिमांड बढ़ जाएगी। वेरी गुड, ये किसका पार्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगी, और जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उससे प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलता है और एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। ये आपको बता देना है, तो आपको एक और नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि रीजन फिर देना मेरी बात जरूरी है। सुनो, जी,
सर रियल जीडीपी ग्रोथ ऐसे इंक्रीज करेगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों चीजें जब इंक्रीज करेंगी? नहीं देखो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से तो रियल जीडीपी नहीं बढ़ता ना। जब तक आप एग्रीगेट सप्लाई तक लेके नहीं जाओगे तो रियल जीडीपी की बात कैसे होगी? सर ये बता सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें शिफ्ट आएगा, वेरा जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें लॉन्ग दी कर्व मूवमेंट होगी? या आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, अगर लेकिन बिल्कुल बता सकते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन नंबर दो है ना। एक नंबर पहले ले लिया आपने पॉजिटिव रिलेशन का, कह के तो अब एक नंबर के लिए डायग्राम बनाने लग जाओगे, ये बात है ना। जी जी। लेकिन बनाने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बना दो तो तब भी ठीक है, तब भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आगे जी, पार्ट टू। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच दिस रिलेशनशिप इज एविडेंट इन द डेटा इन टेबल 1.1। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि जो आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ ना, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको आना है। यानी कि ऐसे ही आपको कहीं रिलेशनशिप पूछ रहे होंगे, कहीं रीजन पूछ रहे होंगे, तो आपने याद रखना है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि पीछे कोई पेपर इस पैटर्न का इस तरह से नहीं है। अच्छा, सर तो जो अब आप, जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो एज कम्पेयरली आसान होता है बिजनेस से? जी आसान इस तरह से होता है कि आपको अगर आता है, नॉलेज आती है तो आप लिख लेंगे बस। बिजनेस में आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें नॉलेज है तो आप लिख लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच दिस रिलेशनशिप इज एविडेंट इन द डेटा इन टेबल 1.1। जो हमने कहा कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंप्रूव करेगा या बढ़ेगा तो रियल जीडीपी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, ये हमने ऊपर ये एक्सप्लेन किया। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये एविडेंट है टेबल 1.1 से। अब उसने मेंशन कर दिया टेबल 1.1, तो अपनी बात नहीं करनी। अब आपको टेबल से ही रेफर करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये आ गया टेबल 1.1। तो आप गौर करो, हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि ये इंप्रूव हुआ यहाँ। अच्छा नहीं, पहले तो मैं इससे भी पहले एक और चीज हमने पहले पहले ही हमने इंटरप्रेट किया हुआ है। अगर आप गौर करो, जहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज सबसे ज्यादा है, क्या वहां पर ग्रोथ सबसे ज्यादा नहीं है? बताओ, यहाँ जी पर सर ऐसे ही है। जी जी। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया ऊपर, ये तो यहाँ किसी हद तक समझ आ रहा है। अच्छा, इसी तरह जहां पर आपका इनका बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज सबसे लो है या सबसे डेफिसिट है, वहां पर जो जीडीपी है वो भी ऑलमोस्ट लोएस्ट ही है, क्योंकि 5.4 में और 5.3 में कोई इतना फर्क नहीं है। समझ लो कि ऑलमोस्ट द लोएस्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो हमारा जो रिलेशनशिप हमने बनाया है वो समझ आ रहा है किसी हद तक। लेकिन अब आप गौर करो, तो अगर 2009 से 2010 में जाते हैं, तो बैलेंस ऑफ आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज वो इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ रेट भी बढ़ी है, गुड, ये भी इसके साथ जा रहा है हमारी बात के साथ, ठीक है। उसके बाद मजीद क्या हुआ, और इंप्रूव हुआ है, लेकिन ग्रोथ बढ़ने के बजाय कम हो गई है। यहां पर वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा इस पॉइंट पे 2011 पे, ठीक है। आप ये बता सकते हो। फिर 2012 को आप ले लो, तो वहां पर मजीद और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव हुआ है, लेकिन आपकी जीडीपी जो है वो मजीद गिर गई है। सॉरी, जीडीपी नहीं गिरी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कम हो गई है, यहाँ पर भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। फिर 2013 में देखें तो मजीद आपका कम हुआ है ना। आपका जो सरप्लस था वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ गई है, 5.3 से 5.4, यहाँ पर भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा। अच्छा, फिर उसके बाद आपका बैलेंस मजीद बढ़ गया, इंप्रूव हुआ है, और ग्रोथ भी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल स्टैब्लिश हो रहा है। उसके बाद आगे आपका फिर सरप्लस कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ कम होने के बजाय ज्यादा हो गई है। और उसके बाद मजीद आपका और बैलेंस बढ़ा है अब, और जो है ग्रोथ आपकी सर नहीं दो हुई, मार्क है सर, इसके 2 मार्क्स है, सारे बल्कि करने कम के हो गई है। एक्सप्लेन मैं करना बताता है। हूँ, ठहर जाओ ना। और फाइनली हमने जो कहा है कि जब सब मैक्सिमम हुआ है, तो उस वक्त ग्रोथ आपकी ज्यादा हुई है और सबसे मैक्सिमम भी है। अब मैं बताने का मकसद ये, आपको सारा नहीं बताना। आपको क्या करना है, आपको कोई से एक से दो एविडेंस वो देने हैं जिसमें आपका वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, पॉजिटिव वाला, और एक से दो रिलेशन बताने हैं जहां पर ये रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा। दैट इज इट, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है जी। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये तो मैंने सारा बता दिया ना, बताने की जरूरत नहीं है ये। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे हम आ गए जी पार्ट सी के ऊपर। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको आएंगे सेक्शन ए के अंदर। अच्छा, पार्ट सी पे आते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, एक्सप्लेन वन सप्लाई साइड रीजन व्हाई वियतनाम हैज एक्सपीरियंस्ड स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ। सर उसने वो कहा ऊपर ये, हमने पढ़ा भी था कि ह्यूमन कैपिटल जो था। अब जी 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 और आपने भी कहा सर ये सप्लाई साइड है। उसने पूछा है सप्लाई साइड रीजन, इसका मतलब है सप्लाई साइड पॉलिसी कोई बतानी पड़ेगी ना आपको। तो आप मेंशन करेंगे, हम ऊपर चले जाते हैं। ये जो यहाँ पर कहा
ये वाली बात, मैं एक मिनट जरा, ये जो लिखा हुआ है कि इन्वेस्टेड हैवीली, कहाँ से, यहाँ से, हैवीली इन ह्यूमन लाइन। एंड फिजिकल कैपिटल। सर पर हमने आप तो सिर्फ एक बात बतानी है। जी, आपने एक बताना है, आप ह्यूमन कैपिटल को ले लो या फिजिकल कैपिटल को ले लो। फिजिकल कैपिटल ज्यादा आसान है तो वो ले लो। आपने जब जैसे आप ह्यूमन लिखोगे ना, कैपिटल ज्यादा आसान है कि स्किल लेबर होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो आप जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में मांग है उन दोनों को मीट कर सकोगे, जिसके वजह से जो है ना आपकी जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पैसे बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, आप ये कर सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सही है कि वहां पर आपके दो नंबर है। एक नंबर मेंशन करने का, यानी कि जब आपने ये मेंशन किया कि हैवी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल या हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, तो एक नंबर मिल गया। और दूसरा, आपको रीजन बताने का, अच्छे से डेवलप करना है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, जैसे अभी हमजा ने बता दिया। या अगर फिजिकल कैपिटल को लेना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैपिटल आसान कौन हो होता जाएगी। है? है फिजिकल कैपिटल कौन सा होता है? यार, फिजिकल कैपिटल तो एक तो बहुत सी चीजें होती हैं, ऑल मैन मेड आइटम्स जो है ना, उनको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने मेंशन ही कर दिया हुआ भाई, मतलब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिखा उन्होंने। इसका मतलब है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी, फ्यूल की कॉस्ट कम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, चीजें टाइम पर पहुंचेंगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, वो रॉ मटेरियल जो है ना वो टाइम पर पहुंचेगा, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी बिजनेस की, तो उससे इंसेंटिव मिलेगा प्रोड्यूसर्स को और वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इस तरह से, और जब टाइम पर चीजें पहुंचेगी तो डिले टाइम कम होगा, तो आपकी प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं करेगी, और वो टाइम जाया नहीं होगा, प्रोडक्शन होगी। तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल आसान है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं जी। हाँ, ये दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये 6 नंबर के हैं। इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें नॉलेज का नंबर कोई नहीं होता, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो आपको ये हमेशा आएंगे सेक्शन ए के अंदर, दो आखिरी दो पार्ट 6 नंबर के ही होंगे, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर 4 नंबर होते हैं एनालिसिस के, यानी कि अपने पॉइंट को डेवलप करने के। इसका मतलब है आपको 2 पॉइंट मेंशन करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। नॉलेज का नंबर नहीं मिलेगा, डेवलप करने के नंबर मिलेंगे, ये मैं बता दूंगा, लेकिन पॉइंट तो मेंशन करोगे ही ना। और इसमें 2 नंबर आपके आते हैं एवेल्युएशन के, अभी हम इसमें बात करते हैं। तो सेम गोज फॉर बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दोनों में ऐसे ही करना है। अब जल्दी से हम इसको, तो ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ। assess the likely macroeconomic effects of pressure on the exchange rate of the Vietnamese dong, उनकी करेंसी का नाम डोंग है, arising from Vietnam's increased exports। वो क्या कह रहा है आसान लफ्जों में कि एक्सपोर्ट बढ़ने से एक्सचेंज रेट पे क्या प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स का कह रहे हैं, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट आएंगे, ठीक है। और वो किस वजह से, जब वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, हमें पता है कि बढ़ रही है। मैं आई रिपीट द क्वेश्चन कि असेस द लाइकली मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, ठीक है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स बताने हैं वियतनाम की इकोनॉमी पे, ठीक है। और वो इफेक्ट्स किस वजह से पड़ रहे हैं, ऑफ प्रेशर ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ द वियतनामीज डोंग अराइजिंग फ्रॉम वियतनाम इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। यानी कि अगर वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी तो उससे जो वियतनाम की करेंसी है डोंग, उसके एक्सचेंज रेट पे जो प्रेशर पड़ेगा उससे क्या मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स आएंगे, ये सवाल है। तो सर अब आपकी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट कर जाएगी। वेरी गुड, एक तो ये बात आपने कहा कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा, ओके। एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सर जल्दी बता। एक्सपोर्ट्स जो सस्ती हो आपके लिए, जो दूसरे मुल्क के जो लोग हैं सर उनके लिए आपके एक्सपोर्ट्स खरीदना महंगी हो जाएंगी सर। अगर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए इन इलास्टिक उनको खरीदनी पड़ेंगी सर, फिर उससे क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करता जाएगा। वेरी ठीक है, गुड। और अच्छा, जिसकी वजह से क्या रुक जाओ होगा। रुक जाओ रुक जाओ, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा था, देखा यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है। तो एक तो ये कि एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, लेकिन लेकिन आपको ये देखना है कि भाई वो हमें केस में नहीं बताया हुआ कि वो इन इलास्टिक है या इलास्टिक है। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे ट्रीट करते हो, आप दोनों भी बता सकते हो। नहीं सर, एक्सचेंज रेट से तभी बढ़ेगा ना अगर आपकी जो एक्सपोर्ट्स है इन इलास्टिक है, क्योंकि उससे आपको फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उनको खरीदनी पड़ेंगी आपकी प्रोसेस में, क्योंकि आपका कोई सब्सिट्यूट नहीं होगा। तो तो मैंने वही कहा ना, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी एक्सपेंसिव। अगर तो इन इलास्टिक डिमांड है वियतनामीज प्रोडक्ट्स की, तो फिर तो क्या होगा
कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। कौन सा रेवेन्यू? एक्सपोर्ट रेवेन्यू। एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अच्छा, और उससे क्या होता है? उससे जो फॉरेन सर, करेंसी है वो भी बढ़ेगी, ऐसे ही है ना? सर आपकी गवर्नमेंट को ज्यादा वो अर्न होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू को पहले लेता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे जो आपका ट्रेड इन बैलेंस है या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है सर वो सरप्लस में चल जाएगा। वो इम्प्रूव होगा। बिल्कुल सही। तो ये तो एक पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है। तो अच्छा, इसको हम और अब भी तो डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे बना? सर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करेगा सर, सर आप ये बता सकते हैं जब आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो जो आपकी गवर्नमेंट है उनको ज्यादा रेवेन्यू अर्न होगा सर। जो रेवेन्यू उनको अर्न होगा वो फिर लोगों पे लगा सकती हैं, एक्सपेंडिचर कर सकती है रोड्स वगैरह डेवलप करने के लिए, जिसकी देखो, वजह से हाँ, जो आपकी वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन। सुनो, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आप लिख सकते हो इसको फॉरेन करेंसी रिजर्व से जोड़ सकते हो। फॉरेन करेंसी रिजर्व ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर कोई इंपोर्ट खरीदनी है तो आप आसानी से खरीद पाओगे, आपको महंगी नहीं लगेंगी क्योंकि आपके पास पहले से ही फॉरेन करेंसी मौजूद। बहरहाल, आपको पता है कि इसको कैसे डेवलप करना है। कल हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे बात की थी। अच्छा, और इसका दूसरा पॉइंट अगर लेना हो हमने, हम अगर इलास्टिक को नहीं छोड़ते तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट भी लेकर जा सकते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया है और उसकी डिमांड इलास्टिक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इलास्टिक होने से आपकी एक्सपोर्ट्स फॉल कर जाएंगे। सर जी। और एक्सपोर्ट फॉल करने से ऑफ कोर्स रेवेन्यू भी, फॉरेन करेंसी रिजर्व भी नहीं आएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट हो सर जाएगा। आप ओके। सर आप ये भी तो बता सकते हैं इसमें कि अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगे, इम्पोर्ट सस्ती। सर जिसकी वजह से अगर आपके एक्सपोर्ट की इलास्टिक है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा सारे इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में चला जाएगा। ये आप इंपोर्ट की, वेरी गुड, इंपोर्ट की बात भी कर सकते हैं। ये बात भी आपकी सही है। तो अब आपको समझ आ गई कि आप इंपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं अभी आप इंपोर्ट की बात कर रहे थे जो कि मैक्रोइकोनॉमिक इफेक्ट बताने हैं, उन्होंने यही पूछा हुआ है। तो अब मैक्रोइकोनॉमिक्स में ऑफ कोर्स बैलेंस पेमेंट आता है, इन्फ्लेशन आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, आपको पता है अच्छे से। तो एक्सचेंज रेट को मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ, जो आपने भी कहा कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने इन्फ्लेशन से, पे। नहीं, ये देखो इम्पोर्ट्स जो है, हाँ, एक तो इन्फ्लेशन पे आप जा सकते हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, यहाँ जो मैंने, सॉरी, यहाँ तो नहीं हुई, अ, उल्टी साइड, क्योंकि तो उल्टी साइड भी बता दो ना, बेहतर होता है। इस तरह के सवाल में दोनों साइड बता दिया करो, एक फेवर में एक अगेंस्ट, और फिर आप वैल्यूएशन करें। अच्छा, ये आसान होता है, सबसे अच्छा तरीका है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ये जो लिखा है, तो उससे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से, चूंकि ये पार्ट है किसका, एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, मतलब वैसे बता रहा हूँ आपको, तो मैंने बताया एक्सचेंज रेट से इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है। जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड गिर जाएगी। हाँ जी, लोकल प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। उससे क्या हो सकता है? उससे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने सर बस ये, लिविंग स्टैंडर्ड भी गिर सकता है अच्छा, आगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, उससे आप पॉवर्टी की तरफ भी जा सकते हो। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक ही है, इकोनॉमिक्स ही है। अच्छा, बहरहाल, अब ये बात याद रखनी है, इकोनॉमिक्स में आपने नंबर को नहीं देखना। मतलब आपको अगर डेवलप करना है तो आपने उसको खींचना ही खींचना है। बिजनेस की तरह ये नहीं है कि अच्छा जी, दो इम्पैक्ट्स आ गए। ये बात याद रखें आपने, अगर पॉइंट में डेवलपमेंट है, जैसे मैंने कहा एनालिसिस के 4 नंबर है, तो आपने अच्छे से डेवलप करना ही करना है, कनेक्शन बनाने हैं। और यूज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आप एग्रीगेट सप्लाई, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनके इनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, तो एग्जामिनर खुश होता है और नंबर ज्यादा देता है। बहरहाल, आपको इस सवाल की समझ आ गई। अच्छा, इसकी वैल्यूएशन आपने करनी होती है, यानी कि आपको अब, ये आपने फैक्ट्स तो बता दिए, लेकिन अब आपने एक कंक्लूजन तो देना है ना, कि मैक्रो सर इकोनॉमिक। कंक्लूजन में आप सर इजीली सर ये बता सकते हैं कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है लेकिन आपकी जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू वो इलास्टिक है, तो वो अगर वो इलास्टिक है तो क्या होगा नहीं, आपकी वो वो तो जो आप नहीं, देखो ना, बात सुनो, आप इलास्टिक को बता चुके हैं। अब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ सोर्स मटेरियल से ही ले लें चीजें, और वो यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि अगर आप खुद से बनाएंगे ना तो उतना सॉलिड नहीं होगा। बेहतर है कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन ढूंढ लें एक्सट्रैक्ट में से, और वो बहुत आसानी से जस्टिफाई हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि लिखा हुआ है उन्होंने कि जो अमेरिका है वो वियतनाम पे टैरिफ बढ़ाने लगा है। ये आपने हमने पढ़ा था ना? कहाँ लिखा है? कहीं पढ़ा तो है हमने।
जब मैं एक सर बार देख लास्ट लेता हूँ। पैराग्राफ देखिए। हाँ सर ये लास्ट पैराग्राफ देखिए। जी 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 ये आ गया। तो ये जो हमारे पॉइंट है, तो इसको यूज करें। 2 नंबर है ना वैल्यूएशन के, तो इसको यूज करें और बताएं कि इनकी तो वियतनाम की तो डिपेंडेंसी ही बहुत ज्यादा है किस पे। आगे इस बात को भी इस्तेमाल करें, ये जो 90% वाली बात की हुई है कि 90% जीडीपी तो जीडीपी का 90% तो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंट्री है। तो उससे क्या होगा ये आप, तो आप इसको बेस बनाकर बता दें कि मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा आपके ख्याल में सर इस क्लास वजह दोबारा से। स्टार्ट कर लें, सर क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा, इस वजह से तो ये याद रख लें, आपने इस तरह से आंसर देना है कि आपने जो एवेल्यूशन करनी है कोशिश करें वो एक्सट्रैक्ट में से दें आंसर, तो वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा। अच्छा जी, आजे दोबारा।